दादा रंगी की बैठक में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ है गौरव भाई साहब, अंग्रेजी साहित्य के शिक्षक हैं। तो आजकल इंग्लिश को टीच करते हैं। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर गौरव भाई से कुछ डिस्कस करना चाहते हैं कि स्टूडेंट को लेकर, एजुकेशन को लेकर और स्टूडेंट के बिहेव या उनके एटीट्यूड को लेकर। कि आजकल के जो स्टूडेंट है उनके अलग अलग मोड होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उनका मूड होता भी है, नहीं भी होता है। तो कभी ज्यादा पढ़ने को लेकर क्रेजियस होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं। तो अब मैं शुरुआत करता हूँ गौरव भाई साहब से कि गौरव भाई साहब, आपने टीचिंग करियर ही क्यों चूज किया? भोलेनाथ जी, मैं अगर रियलिटी बताऊँ ना, तो जब मैंने मेरे करियर की स्टार्ट की तो मेरे को जो रिश्तेदार होते हैं ना, उन्होंने कहा था कि भी तू एक काम कर, तैयारी कर रहा गवर्नमेंट जॉब्स की, साथ साथ टीचिंग करना शुरू कर दे। मैं इसको दुर्भाग्य मानता हूँ अपने समाज का, कि अपने समाज में ये बात कही जाती है, कुछ नहीं कर रहा था एक काम कर, टीचिंग कर ले। चाणक्य ने एक बात कही थी कि जो शिक्षक होता है ना, वो साधारण नहीं होता, उसकी गोद में प्रलय और निर्वाण दोनों खेलते हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण है, पूरे राष्ट्र को बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और आजकल समाज में कहते हैं कि भाई एक काम कर, कुछ नहीं कर रहा तो पढ़ाई ले, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और पढ़ाई के साथ जुड़ा भी रहेगा। उसमें ये बात कही नहीं आती कि तेरे को भविष्य ही बनाना है। मेरे को भी ऐसे ही कह दिया गया, बस मैंने शुरू कर दी। लेकिन मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा किया उनकी बात मान के, क्योंकि शुरुआत में ही मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना मज़ा आया। मैं अगर रियलिटी बताऊँ, मेरे को टीचिंग में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जब मैं 40-50 एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, एक क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, उनके साथ बातचीत करता हूँ, उनको ऑब्जर्व करता हूँ, उनकी थिंकिंग को देखता हूँ, इतने सारे माइंड्स को वो पढ़ने का, इतने सारे माइंड्स के साथ इंटरेक्शन का मेरे को मौका मिलता है। और किसी जॉब में नहीं है सर, मज़ा आता है गजब का, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसमें ना दो पहलू हो जाते हैं सर के। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव्स ये है कि आपको मजा भी आता है, आपको मौके मिल गए, आपको अवसर भी मिल गए। लेकिन आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे भी होंगे कि स्टूडेंट से भी कुछ एक्सपेक्ट करते होंगे कि आप कैसा समाज चाहते हो या उनकी पर्सनैलिटी। तो दो तरीके के टीचर हैं आजकल, मैंने भी देखे हैं कि एक तो होता है कि सिर्फ नॉलेज दे दी, एक पर्सनैलिटी को ग्रो करवाते हैं या व्यक्तित्व को गढ़ते हैं कि मैं कैसा समाज चाहता हूँ। तो आपका वो ऑब्जेक्टिव्स कौन सा है कि स्टूडेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? मैं ऐसा मानता हूँ, अगर एक स्टूडेंट सिर्फ नॉलेज गेन करता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एनसाइक्लोपीडिया बन के रह रहा है। उसकी पर्सनैलिटी अगर डेवलप नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब वो स्कूल में गलत तरीके से पढ़ रहा है। स्कूल में पढ़ाने का एक मोटिव यही होता है, पूरे स्कूल को उसका सर्वांगीण विकास करना होता है। मेरे ख्याल से एजुकेशन में भी ऐसा बताया जाता है कि सर्वांगीण विकास होता है विद्यालय के अंदर बच्चे का। उसमें सिर्फ ज्ञान नहीं होता, विजडम जरूरी है। विजडम के साथ उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी जरूरी है। चंपू चंपू से बच्चे बन के निकलेंगे स्कूल से, उनको चाहे 21 का पढ़ा आता हो, चाहे इनकी वोकैबुलरी अच्छी हो, चाहे इनकी साइंस अच्छी हो, चाहे इनकी थ्योरम्स अच्छी हो, करेक्टर कुछ है नहीं, उनका डेवलपमेंट कुछ हुआ ही नहीं। जब करेक्टर डेवलपमेंट होगा, कुछ ऐसा उसके अंदर पर्सनैलिटी उसकी बनेगी, जब समाज में वो निकलेगा तो पता चल लेना चाहिए कि ये बच्चा पढ़ा लिखा है। अब मेरे ख्याल समाज में हम जब चलते हैं तो 10th 12th की मार्कशीट तो माथे पर लगा के नहीं घूमते, वहां तो अपनी पर्सनैलिटी दिखती है, उसी से पता चलता है कि पढ़ा लिखा है नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रहता है कि बच्चे को नॉलेज से ज्यादा, नॉलेज तो देनी है, नॉलेज के साथ साथ उसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बातें ज्यादा बताई जाएं, होना भी चाहिए। सिर्फ बातें नहीं बताना, उनके साथ ऐसे टास्क करना, ऐसी बातचीत करना, ऐसा एक्सपीरियंस करवाना उनको कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो। कई बार आपने ये महसूस किया है कि जैसे अपने को कोई, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बड़े दिल से भी पढ़ा रहे हैं, एकदम जुड़ चुके हैं उनसे, और उसके बाद भी जब हमने टेस्ट लिया तो मार्क्स आए उनके 1 2 3 5 6, जिनको हमने पूरा 100% दिया था, उन्होंने हमें 2-3% दिया वापसी। तो रिग्रेट तो होता है टीचर्स को। आप कैसे डील करते हो, कैसा महसूस करोगे? जो कई बार मैंने मतलब बिल्कुल 100 से भी 200 दे दिया समझाने में उनको, और उनके मार्क्स कम आते ना, तो दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक तो वो जो उस चीज को वैल्यू ही नहीं दे रहे जो मैंने करवाया है, वो सोचते हैं कि भी ठीक है करवा रहा है, करवाए जाएंगे, वो उसको अवॉइड कर देते हैं, और फिर उनके मार्क्स तो कमाने ही है, ऑब्वियस सी बात है।
वो फिर टेस्ट में तो फिर अपना जो असलियत वो दिखाएंगे। लेकिन एक दूसरे तरीके के बच्चे होते हैं जो मेहनत तो करते हैं, लेकिन कई बार उनके दिमाग में वो चीज़ जा नहीं पाती, और उनकी गलती नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो उस सब्जेक्ट के लिए बने ही ना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम कई बार पीछे पड़ जाते हैं बच्चे के, लेने ही लेने हैं, मैथ्स में 20 में से 20 लेने ही लेने हैं, इंग्लिश में 100 में से 100 लेने ही लेने हैं। लेकिन शायद उसके मेंटलिटी को भी देखना चाहिए, उसके माइंडसेट को देखना चाहिए कि क्या पता वो उसमें मुश्किल आगे जा पाए। आजकल के बच्चे ना थोड़े सहनशील कम है, जैसे एटीट्यूड उनका थोड़ा अग्रेसिव टाइप, या थोड़ा गुस्सा करना, बुरा मान जाना, घर वाले को बुला लेना। हाँ। मतलब चाहे वो बोल भी नहीं पाते, उनकी आंखें बहुत बोलती है। गुस्से में देखते रहते मतलब हैं। घूर घूर के देखते हैं। ये हमने इसको मतलब हमने बना दिया या अपने आप हो गया या एनवायरनमेंट से, इसका कोई लॉजिक? इसके ना 2-3 कारण हैं। एक तो जो आप कह रहे हैं ना, सहनशीलता कम होगी, बच्चा अपने आप को गैंगस्टर समझने लग गया, खास करके बॉयज, सुपरमैसी आ गई बच्चों के अंदर। जब वो चलते हैं ना, टीचर सामने से आ गया तो ऐसे कर जाते हैं, ऐसे करके चलेंगे, और जब टीचर सामने से आ गया ना, उसको ऐसे देखते देखते जाएंगे, ले भाई कोनी करी नमस्ते, कोनी करी गुड मॉर्निंग, कर ले क्या करेगा। अब टीचर तो ये नहीं कहेगा मेरे गुड मॉर्निंग क्यों नहीं कहा, वो तो मोरलिटीज है, मोरल वैल्यूज है, वो तो बताता है। बच्चा जानबूझ के नहीं सीखता। उसका कारण क्या है? एक तो सबसे बड़ा कारण उसका मैं मानता हूँ जो उसकी अपब्रिंगिंग है, एनवायरनमेंट कैसा दिया जा रहा है उसको। बच्चा जब बड़ा होता है ना तो वो इमिटेट करता है, चीजें कॉपी करता है, बहुत ज्यादा कॉपी करता है, उससे ज्यादा कॉपी करता है बच्चा। अब उसके वातावरण में, परिवार में, आस पड़ोस में जो वो देखता होगा कि भाई छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को, अपने से बड़ों को धमका रहा है, इधर दरकिनार किया जा रहा है, तो उसके मन में वो चीज जाएंगी और उनको कॉपी करेगा। अब मैं क्या करते हैं, ऐसे कहते हैं कि सोशल मीडिया भी जैसे बस थोपना है सोशल मीडिया के ऊपर, तो उससे ज्यादा जरूरी तो समाज में हम रह रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। उसने एक बात कही थी कि जो नई पीढ़ी है ना, उसकी कहीं भी गलती नहीं है समाज को खराब करने में, जो पहले वाली पीढ़ी उसकी गलती है। वो अपने मोरल्स आगे नहीं दे पाए, वो अपनी सीख को आगे नहीं पहुंचा पा रहे, उनकी गलती थोड़ी ना, वो तो नादान है, इमेच्योर है। वो थोड़ी ना कहीं से एक बचपन से सोच के आते कि मैं बड़ा होकर किसी टीचर को नमस्ते नहीं करूंगा, मैं तो बड़ा होकर टीचर को बाहर पकड़ूंगा। आपने केस देखा होगा, वो पुराना पता नहीं कुंभा का था, एक प्रिंसिपल को चक्कू मार दिया बास में, बस वो पता नहीं कहाँ, तो कह दिया कि सोशल मीडिया है, गाने ऐसे चलाए जा रहे हैं, मूवीज ऐसी दिखाई जा रही हैं। अरे भाई वो चीज तो बहुत बाद की बात है, उनसे पहले वो घर में चीज देखता है कि रिस्पेक्ट नहीं की जा रही अपने से बड़ों की, अपने रिश्तेदारों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अपने से जो बड़े हैं उनका आदर नहीं कर रहे, पैर छू नहीं रहे, पैर छूने में उनको शर्म आती है। पैर नहीं छूना तो आप कम से कम नमस्ते, झुकने को इतना नेगेटिव ले रहे हैं। तो इस चीज को डील करने की सबसे अच्छी जो पेरेंटिंग स्किल होती है कोई, कि कैसे डील किया जाए कि वो सभ्य बन जाए। जो पेरेंटिंग के कुछ स्टाइल्स होते हैं, मैं बताऊं आपको, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत लाड प्यार से अपने बच्चे को रखते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब उन्होंने कह दिया ना मेरे को ताजमहल चाहिए, लाएंगे हाँ, नकली ले आए, नकली लेके आएंगे, उतना ज्यादा लाड प्यार बच्चे को बिगाड़ता है, बहुत ज्यादा। और कुछ ऐसे होते बहुत ज्यादा सख्त, और से भी ज्यादा, 8 बजे सोना तो 8 बजे सोना है। मेरे सर्कल में एक ऐसा बच्चा, अगर उसका पिता उसको ये कह दे भरी दोपहर में कि तेरे को वहां जाना है और पैदल जाना, बाइक नहीं लेके जानी, तो नहीं लेके जाएगा, वो पैदल ही जाएगा, क्योंकि वो अच्छा बेटा है इसलिए ना। ये तो समाज ने थोप दिया ना अब वो अच्छा बेटा कर रहा है तो ऐसी बात थोड़ी ना कि वो अच्छा है, समाज ने थोप दिया चीज। अच्छे बेटे की डेफिनेशन ये है कि जब पेरेंट्स ने कह दिया वो करना है, ऐसा लगता है ना बच्चों को, ऐसा है नहीं रियलिटी में। वो जो सख्त है ना, वो उस पेरेंटिंग स्टाइल के बच्चे सबसे ज्यादा झूठे बनते हैं। हाँ, हमारा दिमाग है ना स्पंज है, जब तक वो दिमाग खुलेगा नहीं तब तक उसके अंदर चीजें नहीं आएंगी। स्पंज को आप ऐसे रख लो, उसके अंदर कभी पानी या कोई लिक्विड नहीं जाएगा, क्योंकि उसको हमने बंद कर रखा है, दबोच रखा अपने हाथ के नीचे। स्पंज को खुला छोड़ दो आप, उसके अंदर पानी में चल जाएगा, किसी प्रकार का लिक्विड चल जाएगा। दिमाग भी ऐसा ही है, उसको दिमाग को इतना ऐसा कर देंगे स्कूल्स के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, पेरेंट्स, तो कहाँ से उसके अंदर कुछ जाएगा। जो खोलो ना, सबसे अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल वो जो सिंसियरिटी रखता है अपने साथ, ऑनेस्ट रखता, बातचीत करता है। अपने बच्चों के साथ बातचीत कीजिए,
जितने दर्शक साथी देख रहे हैं, मैं ये बात कहना चाहूंगा, जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के साथ बातचीत कीजिए। जब तक बातचीत नहीं करेंगे, शेयरिंग नहीं करेंगे ना, बच्चे आपके साथ जुड़ेंगे भी नहीं। उनको समय दो। चलो घर पे वो पेरेंट्स से बात कर लेंगे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि स्कूल लेवल पे उनको ऐसे खुले स्पंज की तरह छोड़ रखा है कि आप सीख लो सीख लो? बिल्कुल बहुत नहीं। बहुत सारे बच्चों के जैसे मतलब ऐसे कहते हैं कि मार्क्स बढ़ा दो, ये ठीक हो सकता है, इसके 3 हो सकते हैं, 2 से 4 हो सकते हैं, वो ठीक था, अपने पक्ष देते रहते हैं लगभग से। ऐसा कुछ नहीं है जैसा कहते हैं ना कि स्कूल में स्पंज, बिल्कुल भी नहीं है। हम ये कहते कि इनोवेट कीजिए, नई नई चीजें लेके आइए, सब कुछ कीजिए। बच्चे ने कुछ ऐसी चीज बना दी जो इनोवेटिव है। मान लो उन्होंने कल को एक ट्यून बना दी, आपने एक वीडियो देखी होगी, एक क्लास के अंदर बच्चे ऐसे ड्रम बजा रहे हैं, बजा रहे हैं, बड़ी गजब की ट्यून बजाई इन्होंने, वायरल हो गई वो, बहुत अच्छी बजाई इन्होंने। बाद में उनके परफॉर्मेंसेस भी हुए। अब यहाँ स्कूल में ऐसे बच्चे बजाने लग जाए, 4 बच्चे बजा रहे हैं, पर उन चारों को बाहर बुलाएंगे, उनके बाद उनको जो साथ जो उस धुन पे नाच रहे थे उनको बाहर बुलाएंगे और उनको छेतेंगे। उन्हें घर वाले को फोन करेंगे जो बच्चा स्कूल में ऐसे ऐसे कर रहा था, खुला कहाँ उसका दिमाग, खुला ही नहीं। स्पंज को तो ऐसे बंद कर रखा है ना, दबोच रखा है। एक टीचर्स के ना ये ऑब्जेक्टिव होते हैं स्टूडेंट के साथ कि मैं ना उसको एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाऊंगा, ग्रो करूंगा, और साथ में एक इतना सारा सिलेबस होता है। फिर इन दोनों को आप कैसे मेंटेन करते हो? मैं तो कभी इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेता इस बात को कि सिलेबस मेरा पूरा होना चाहिए। जो करिकुलम बना रखा है ना एनसीईआरटी ने, वो बहुत ज्यादा सही बना रखा है। जो करिकुलम है, मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर की एक खास बात बताता हूँ। 9th 10th 8th 9th 10th की बताता हूँ मैं। 8th का तो मैंने इतना नहीं पढ़ाया। उसमें ऐसे लेसन्स और पोइट्रीज हैं, आप देखोगे कि कुछ पोइट्री ऐसी हैं जो अगर उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे तो वो सर्दियों में जाके पढ़ाई जाएंगी। जैसे एक पोएम, उसका नाम है फोग। फोग कोरा किस में आता है? सर्दी में आता है। और अगर उस करिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे ना तो वो सर्दी में जाके ही टाइम आएगा उसको पढ़ाने का। मानसून के टाइम पे मानसून डायरी, मानसून के टाइम पे बारिश वाले लेसन आएंगे, सारे उसके अकॉर्डिंग है। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। समस्या ये है 6 महीने पूरा करना। थ्योरी और प्रैक्टिकल को गैप को खत्म कर पाएगा बहुत ज्यादा, मतलब बाहर के ग्राउंड को देख लेगा ऐसे। हाँ, तो लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर क्यों सिखाया जाता है? नंबर लेने के लिए थोड़ी ना होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए होता है। कितनी मोरालिटीज होती है उसके अंदर, कितनी सीखने की चीजें, एथिक्स कितने, एटिक्वेट्स कितने। मैं तो बहुत करता हूँ ऐसी बातें। सिलेबस मेरा पीछे रह जाए, मेरे को कोई समस्या नहीं है। बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए, उसका दिमाग खुलना चाहिए। तो ओपन माइंड के लिए आप कौन सा लिटरेचर सही मानोगे? इंग्लिश लिटरेचर मतलब वेस्टर्न या ईस्टर्न? ओपन माइंड के लिए दोनों ही। लिटरेचर कोई पढ़ लो आप, अच्छा, कोई समस्या नहीं है। लिटरेचर है ही क्या? साहित्य क्या है? कहानियां हैं, विचार हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, सीख हैं। वो समस्या क्या है? दिमाग क्यों नहीं खुल पाता? जब उसको ये होता भी नंबर लेने हैं, एक दिन में सब कुछ करना है, रट लो इन क्वेश्चन आंसर्स को, रट लो इन वर्ड मीनिंग्स को, रट लो। अरे रटने के लिए थोड़ी ना बैठा बच्चा वहां, वो सीखने के लिए बैठा है। आपने उसके जिंदगी के 16-17 साल ऐसे रटने रटने में खत्म कर दिए। वो कहाँ से डेवलप होएगा? कहाँ से उसका मेंटली लेवल अप होएगा? वो तो कर ही नहीं रही ना। वो जरूरी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। एक ना आजकल एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, जैसे स्कूलिंग जब हम करते हैं, पढ़ाते हैं, तो सुबह आते हैं बच्चे, चलो आगे सुबह सुबह तो क्रेजिस हैं, शाम तक होते होते सर टाइम क्या हो गया, सर फर्स्ट राउंड, सर सेकंड राउंड कब होगा। मतलब वो आने से ज्यादा उनको जाने की ज्यादा चिंता है। ऐसा कुछ हो सकता है कभी इंडिया में एनवायरनमेंट की बच्चे ये कहना चाहते हैं कि स्कूल कब खुलेंगे, स्कूल कब खुलेंगे, या फिर 2 से 3 कर दो टाइम, 4 तक रख लो, 5 तक रख लो, इतना इंटरेस्ट बने, ऐसी दोस्ती बने टीचर के साथ। एक समय ऐसा तब आ सकता है कि जब सारे स्कूल बंद हो जाएंगे और फिर बच्चे मिस करेंगे कि स्कूल होने चाहिए। जैसे ना एक लेसन आता है 9th क्लास में, द फन दे हैड, उसमें फ्यूचरिस्टिक स्कूल्स को इमेजिन कर रखा है। अच्छा, वो फ्यूचर में कैसे स्कूल होंगे? एक कमरा होगा पर्सनल घर के अंदर ही, कंप्यूटर का एक रोबोट उनको पढ़ाएगा। वो फ्यूचर के स्कूल से तो वो मिस करते हैं। उनको पुरानी एक डायरी मिलती है, टॉमी मार्गी नाम के बच्चे, उनको एक डायरी मिलती है, उसमें पता चलता है कि एक टाइम ऐसा भी था कि बच्चे इकट्ठे स्कूल जाते थे, क्लास के अंदर इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठा सारा काम करते थे। तो वो ये चीजें होंगी उस टाइम पे, तो क्या बताओ वो चाहते हो, उनको पसंद है ये चीज कि मैं अकेला बैठे रहता हूँ, अच्छा तो स्कूल में ही चला जाऊँ।
लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों? उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण ये है कि स्कूल्स के अंदर बच्चों को इतना दबाया जाता है काम के लिए। जैसे पवन सर हैं, बड़े अच्छे अध्यापक हैं मेरे साथी, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब किसी चीज को आप थोप दोगे ना, तो उस चीज से व्यक्ति भागने की कोशिश करेगा। हाँ, रिसर्च के लिए नहीं कोई बच्चा भागता, कभी नहीं भागते। योगा के लिए नहीं भागते, स्पोर्ट्स लेक्चर के लिए नहीं भागते, सिर्फ इन पढ़ाई वाली चीजों के लिए भागते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जिनके लेक्चर से बच्चे नहीं भागते। मैं बताता हूँ, क्योंकि उनको मजा आता है वहाँ। वो मजा आपकी टीचिंग स्टाइल में होना चाहिए, आपके ऊपर है। एक ना जो टीचर और स्टूडेंट होते हैं वैसे तो बहुत ही काफी अद्भुत है इनका रिलेशन तो, लेकिन एक चीज और है, जब हम पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, तो स्टूडेंट भी है टीचर भी है, तो बीच में एक हर्डल बनती है, वो होती है सोसाइटी। एक टीचर फ्रेंकली हो गया, बच्चों से फ्रेंडली हो गया, तो फिर वो क्या, ऐसा कोई टीचर थोड़ी ना होता है। बच्चों के साथ बच्चा हो गया, अगर मान लो गैप कर दिया, स्ट्रिक्ट हो गया, बच्चे हैं आजकल के, प्यार से पढ़ाओ इनको, बहला के पढ़ाओ, ये करो, दोनों तरफ से ही मैं आपको एक बात बताता हूँ, कैसे बैलेंस करोगे? गुरु क्या है? मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। वैराग्यवती नाम की एक महिला थी, बहुत अमीर घराने से थी। वो विष्णु की भक्ति करती थी, मंदिर में जाती, विष्णु के बहुत ज्यादा चढ़ावा, कपड़े बदलना मूर्ति के, सब कुछ करती थी। एक बार एक साधु का वेश लेके एक ठग आया वहां और बोला मेरे को पानी पिला दे। उसने पानी पिला दिया, बोला मैं तेरे को दीक्षा दूंगा। बोला जी जरूर दो, आप तो मेरे गुरु हो, दीक्षा दीजिए। तो बोला तू सारा अपने जितना भी कीमती सामान है ना, सारे एक पोटरी में बंद कर और जंगल में ले चल। जंगल में लेकर उसको वहां पे बांध दिया, पोटरी लेकर के बोला मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा और तेरे को दीक्षा दूंगा। बोला ठीक है गुरु जी, आपने जैसा कहा वैसा। 1 हफ्ते बाद उसको आना था, बिल्कुल ही नहीं आना था। विष्णु भगवान ने देखा मेरी भक्त कहाँ गई, वापिस नहीं आई। 2 दिन हो गए, नारद मुनि को भेजा, नारद ने देखा भी ऐसा ऐसा काम हो गया। नारद बोला मैं खोल रहा हूँ तेरे को, चलो। मना कर दिया, बोला नहीं मेरे गुरुजी ने कहा था, गुरुजी 1 हफ्ते बाद आएंगे, मेरे को खोल लेंगे, तब मैं वापिस चलूंगी, वरना नहीं चलूंगी। तो नारद जी ने कहा विष्णु जी को जाके, बोले ऐसा ऐसी बात है। वो तो नहीं मान रही, आपको जाना पड़ेगा। विष्णु भगवान जब प्रकट हुए साक्षात, उनको नमस्कार किया, बोला चलो मैं खोल देता हूँ। वो तो ठग था, चोर था। बोला ना ना, मेरे गुरुजी ने कहा था 1 हफ्ते बाद आएंगे, इसको खोल लेंगे। तो फिर कहा नारद जी को, विष्णु जी बोले पकड़ के ला उस ठग को। कहाँ वो ठग कहाँ था, वो तो चोरी कर रहा था। उसको पकड़ा, उसको लेके आए, बोले महाराज एक बार खोल दे इसको, ये तो तेरे से ही खुलवाएगी इस रस्सी को। तो जब उसको खोला तो वैराग्यवती ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, जो आज तक है और हमेशा रहेगी। उसने कहा था गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव मिलाए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, परमात्मा भी और गुरु भी, किसके पांव पड़ूं? तो इसने कहा कि बलिहारी गुरु आपने दोनों दिए मिलाए। तो गुरु जी आपने तो गुरु से ही मिलवा दिया और भगवान से ही मिला दिया। हाँ, भले गुरु के इंटेंशन अच्छे थे नहीं, लेकिन उसने मिलवा दिया। दिया। तो अब आप यहाँ कहोगे स्ट्रिक्ट है या फ्रेंडली है, कैसा उसने किया? तो अब आप सोचते कि टीचर को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसका टीचिंग स्टाइल है, स्ट्रिक्ट हो चाहे ना हो, जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरे होने चाहिए ना। हाँ, गुरु का काम तो ना रोशनी तक ले जाने का, अंधेरे से। गुरु का काम तो मृत्यु से लेकर के उसको वहां से उठा करके अमरता तक ले जाने का काम है, पुराणों में भी कहा गया। यहाँ ऐसा थोड़ी ना कि वो स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए या वो कैजुअल नहीं होना चाहिए। मैं बहुत कैजुअल रहता हूँ बच्चों के साथ, मैं तो बिल्कुल नहीं रहता स्ट्रिक्ट, क्योंकि आज के टाइम पे वो काम चलेगा ही नहीं। आप जब तक बच्चों के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, फ्रेंडली नहीं होंगे ना, बच्चे आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आपको कुछ बताएंगे नहीं। तो कहाँ के टीचर, आप तो सिर्फ है ना सोर्स ऑफ नॉलेज हैं, वो तो यूट्यूब है ही ना। आप अलग से क्या किए जा रहे हैं? आप तो कुछ ही नहीं किया जा रहे, कंफर्टेबल रहना चाहिए। तो अब आपका कंक्लूजन ये मानूं कि जैसा टीचर का स्टाइल है वैसे अपने स्टाइल में वो रहे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा नेचुरल होना चाहिए। मैं तो, मेरी तो उम्र अभी छोटी है, मैं तो 24 साल का हूँ। मेरे को कह दे कि स्ट्रिक्ट होकर पढ़ाओ, वैसे को पढ़ाओ, मेरे से नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मैं उस टाइप से नॉलेज नहीं दे पाऊंगा, उस टाइप से वो डेवलपमेंट नहीं होगी फिर बच्चों की। मैं उस चीज़ की श्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन इस चीज़ की दे सकता हूँ, अगर मैं मेरे स्टाइल से पढ़ाता हूँ तो बच्चे कंफर्टेबल होंगे। कंफर्टेबल जब होगा ना तो बहुत कुछ सीखेगा। बिल्कुल। अब ये बताओ, जब आप स्टूडेंट थे, जब आपकी स्कूलिंग चल रही थी, तब आप टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते थे, और वही एक्सपेक्ट आपके जो बच्चे हैं वो पूरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? मैं टीचर से एक्सपेक्ट करता था कि
पिटे ना। तो आप पिट रहे हो, नहीं पिट रहे? बहुत कम, बहुत ही कम, रेयर ऑफ द रेयर केस है। मेरे को पसंद ही नहीं है मारना में, मेरे को तो आलस आता है। आपको बच्चे को पीटने में मेरे को तो आता आलस। अब 2 थप्पड़ मारो, 4 थप्पड़ मारने वाला, भाई क्यों हाथ उठाना, क्यों नहीं? शब्दों की ताकत बहुत होती है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो स्टूडेंट से? स्टूडेंट कैसे होने चाहिए? स्टूडेंट होने चाहिए खुश, खुश। बच्चा खुश होना चाहिए। मेरे को उस क्लास में पढ़ाने में बड़ा मजा आता है जहाँ बच्चे खुश रहते हैं। हंसते खेलते बच्चे चाहिए मेरे को। हंसते खेलते कब होंगे? लोग कंफर्टेबल होंगे, रिलैक्स होंगे। हंसते खेलते बच्चों में पढ़ाने का मजा ही अलग है। चीयरफुल नेचर होता है, चीयरफुल एनवायरनमेंट होता है। मेरे को तो बड़ा मजा आता है वहाँ। सीखते भी हूँ बहुत ज्यादा, मजे मजे में, खेल खेल में। हम कहते हैं ना, खेल खेल में सीखना, बहुत सीखते हैं खेल खेल में। जब आप बच्चे को पनिश करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट आता है या वापसी जाता, माइनस हो जाता है? 50-50। अच्छा। और उससे भी ज्यादा अगर मैं कहूँ, बच्चे के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। एक अच्छा टीचर वही है जो उसको सिखाने के मेथड से निकाल के लेके आए। अब जिस बच्चे को पिटाई से फर्क नहीं पड़ता, उसको पीटने का फायदा नहीं। 2 बच्चे बहुत ज्यादा बातें करते हैं, सारा दिन बातें करते रहते हैं। हाँ। उनको पिटाई करके आप चुप नहीं करा सकते। आप एक काम कर दो, उनको अलग अलग बैठा दो। मना करेंगे उस सजा को? हाँ, मना करेंगे। मुर्गा बना दो, मना नहीं करेंगे, क्योंकि पता साथ में तो बैठना है, फिर बात कर लेंगे। मेथड से निकालने पड़ेंगे ना। अब आप ये बताओ, अल्टीमेट हम पूछते हैं लास्ट में, कंक्लूजन में। आप तो अपना पर्पस के नजदीक जा भी रहे हो और करवा भी रहे हो सेम सेम। तो एक अच्छे शिक्षक के ऐसे कोई 2-4 मेन हाइलाइट्स, क्वालिटीज, अच्छे गुण कौन से हो आजकल का? जैसे फ्यूचर है ना अभी, मतलब आजकल की जो डिमांड है उस हिसाब से। ऐसा नहीं कि हम 1960 की बात कर रहे हैं। आजकल के हिसाब से, क्योंकि नॉलेज हमारे एआई फुलफिल कर रहा है, एक्सपीरियंस भी दे रहा है, वो सब कुछ बता रहा है, सॉल्यूशन भी दे रहा है। तो आजकल तो टीचर के पास लगभग ऐसा है कि अगर वो सिर्फ नॉलेज के लिए जा रहा है तो कोई शायद फायदा नहीं होगा। तो एजुकेशन को वो कैसा बना दे, ऐसे क्या एक्सपेक्ट करें नए टीचर से? टीचर्स के अंदर ना, मैं जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं मानता हूँ कि एक तो वो ना बहुत ज्यादा नेचुरल होना चाहिए। ज्यादा फेक आउट नहीं करना चाहिए। हाँ। दिखावा कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ। नेचुरल हो। आज के टाइम पे बच्चों के साथ आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा, समय की मांग है। किसी टीचर ने बड़ा अच्छा कहा था कि ये प्यार नहीं हो से सकता कि फ्रेंडली होने का फायदा उठा ले। जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि जाकर के उनके कंधे पे हाथ रख ले, ऐसा कर ले, नहीं। एक ऐसा नेचर है जो उनको कंफर्टेबल फील कराए, उनको ऐसा महसूस कराए कि मैं कुछ भी अपने टीचर को बता सकता हूँ, उसे कोई प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर के सामने ना बच्चे प्रॉब्लम नहीं बता पाते, डर जाते हैं। थोड़ा सा ऐसा हो हंसी मजाक करने वाला, वो इंटरेस्टिंग बनाता क्लास से। आप हैं, मैं हूँ, दर्शक साथी हैं हमारे, देख रहे हैं, किसको अच्छा लगेगा पढ़ना ऐसे टीचर से जो मतलब इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहा, जो इंटरेस्ट ही नहीं बना पा रहा। आज के समय पे इंटरेस्ट बनाना, आज के समय पे थोड़ा सा एक्टिव करना सबसे मुश्किल काम है। और वो आना चाहिए टीचर को। नॉलेज होना तो प्राइमरी सोर्स है ही, आपको आनी चाहिए नॉलेज। विदाउट नॉलेज आपको बच्चा कुछ नहीं समझेगा। अगर आप नॉलेजेबल हैं और साथ में आप हंसी मजाकिया भी हैं, देन यू आर ए डायनेमिक इंडिविजुअल। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा लास्ट में, जितने भी टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी, मैंने एक थॉट पढ़ा था, बड़ा अच्छा थॉट लगता है मेरे को, कि डेडिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन डेजिग्नेशन, वैल्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट देन वैल्यूएबल्स, लॉयल्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन रॉयल्टी, mindset is more important than marks, efforts are more important than results, and finally proper work is more important than paper work. तो प्रॉपर वर्क जरूरी है, पेपर वर्क नहीं। रटना जरूरी नहीं है, उसको समझना, सिचुएशंस को समझना, सिचुएशंस को भी रटना नहीं। चलो, थैंक यू सर आपका गोल्डन एक्सपीरियंस के लिए। अब मैं इनको थोड़ा सम अप करके बता देता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं या जो हमें टीचर जो सुन पाते हैं, किसी भी टीचर्स के ऐसे ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते कि स्टूडेंट को कोई नुकसान पहुंचे, कोई हर्ट हुए। वो अल्टीमेट आपसे कुछ ना कुछ आपका नेक्स्ट वर्जन चाहते हैं, बेस्ट। तो उनके ऑब्जेक्टिव यही होते हैं कि आप पहले से और ज्यादा बेहतरीन बनते जाओ। भले ही उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हंसा के, रुला के, लेकिन अल्टीमेट आपके उस चिंतक ही होते हैं। इसके बीच में कोई भी गैप ना रखे, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ टीचर के साथ बैठे और क्वेश्चनिंग भी करें और उनसे बातचीत भी करें और जुड़ के रहे। इसी के साथ दादा रंगी की बैठक आज हम यही समाप्त करते हैं, फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे आपसे।